हेलो गाइज, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन के दो पोइटिक वर्क जो हैं वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। एक तो एक सोनेट लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक वर्क जो है वो पैराडाइज लॉस्ट की पहली बुक की जो पहली 26 लाइनें हैं वो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो आपको पूरा पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्टिंग की 26 लाइन्स ही पढ़नी है। जॉन मिल्टन को हम कैसे कवर करने वाले हैं, पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमने शेक्सपियर को भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था और जॉन मिल्टन को भी ठीक वैसे ही पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे, सिर्फ चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं करना है, ठीक है। डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इस वीडियो में, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जॉन मिल्टन की डिटेल्ड बायोग्राफी जो है वो स्टडी करेंगे अच्छे से। बायोग्राफी पढ़ने के बाद एक बार जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की लिस्ट है उस पर हम नज़र मार लेंगे। उसके बाद जो वर्क हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, कौन सा वर्क लगा हुआ है, पहला वर्क जो लगा हुआ है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है। कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब उसका थीम क्या है उस वर्क का। उसके बाद उसकी समरी को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पूरी सोनेट में जो 14 लाइन्स है, एक एक लाइन का विद मीनिंग हम देखेंगे कि क्या लाइन कह रही है, जिससे आपको सोनेट पूरी तरह से याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सोनेट का क्या स्ट्रक्चर और क्या फॉर्म रही है, ठीक है, इसको भी अच्छे से करेंगे। सोनेट जो थी वो क्यों फेमस थी, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद अगला वर्क पढ़ेंगे सिमिलर मैनर में, ऐसे ही इसको हम पढ़ेंगे। पैराडाइज लॉस्ट की पहली 26 लाइन्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, थीम, क्या एडवाइसेस यूज की गई हैं, ठीक है। ये सारा देखने के बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो हैं वो इनकी लाइफ और इनके वर्क्स पे बेस्ड होंगे, और अराउंड 100 प्लस एमसीक्यूज हम करेंगे। जैसे हमने शेक्सपियर के 90 प्लस एमसीक्यूज जो है वो कवर किए थे, जो दो सोनेट थी, ड्रामा नहीं, सिर्फ जो दो सोनेट हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा जो उनकी लाइफ, उस पर हमने सिर्फ 90 प्लस एमसीक्यूज किए थे। इसके अलावा जो ड्रामाज लगे हुए हैं उसको हम अलग से कवर करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम पूरा ऑथर जो है वो जॉन मिल्टन पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, और आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। आपके पैसे बचेंगे, यही कंटेंट आपको लोग पैसे देकर बेच रहे हैं। तो अगर आप फ्री में ये सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा यहीं यूट्यूब पे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वीडियोज एकदम से मैं नहीं अपलोड कर सकता, मुझे बनानी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक दिन छोड़ के ऐसे करके ये वीडियोज आपके पास आती रहेंगी, ओके। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं वैसे क्लासेस में, शुरू करते हैं जॉन मिल्टन को। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन मिल्टन जो थे वो पैदा हुए थे जैकोबियन एज में, ठीक है। अब ये जैकोबियन एज क्या है, सबको पता है एलिजाबेथन एज वही थी 1558 से लेके 1603 तक। अब 1603 में हुआ क्या, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो थ्रोन पे आए वो कौन है, जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट ने रूल किया है 1625 तक। तो 1603 से 25 तक की जो एज है उसको हम जैकोबियन एज बोलते हैं। अच्छा, जो शेक्सपियर थे वो उनकी डेथ कब हुई थी, 1616 में, मतलब इनकी डेथ से पहले ही जॉन मिल्टन का जन्म हो गया था। तो ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले जो इनकी बर्थ डेट है वो कब है, दिसंबर 9, 1608। कहाँ पैदा हुए थे, ब्रैड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड। इनके जो फादर थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। जॉन मिल्टन सीनियर इनका नाम है, इनका नाम भी जॉन मिल्टन ही है। ये एक स्क्रिवेनर थे और कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे। स्क्रिवेनर बेसिकली एक क्लैरिकल पोस्ट होती है, और आज के टाइम में जो नोटरी होता है वो लगभग इसी की इक्विवेलेंट पोस्ट है, ओके। तो इनके फादर जो थे जॉन मिल्टन, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे कोई काम की चीज़ नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है तो जान लीजिए। जॉन मिल्टन के फादर जो थे वो बड़े उसूलों वाले आदमी थे। और हुआ क्या था, जैसे कि आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है। हुआ क्या था, इंग्लैंड में एक मूवमेंट हुआ था, जैसे वेनेसा हुआ था वैसे ही एक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, रिफॉर्मेशन, ठीक है। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, ये एलिजाबेथन एज से पहले की बात है। रिफॉर्मेशन में रिफॉर्म किए गए थे बहुत सारे सोसाइटी में, रिलीजन में, कल्चर में, और उसी समय एक नया सेक्ट उभर के आया जिनको बोला गया प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक्स में बहुत सारी बुराइयां थी, ऐसा प्रोटेस्टेंट मानते हैं, और उन्होंने उन बुराइयों को दूर करके एक क्रिश्चियनिटी का नया सेक्ट लाया
प्रोटेस्टेंट। ओके, उनका मानना था कि रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसमें जो जो बुराइयां थी उसकी कुछ बुराइयां अभी भी प्रोटेस्टेंट सेक्ट में भी हैं, इनको भी खत्म करने की जरूरत है। तो एक नई शाखा उभर के आई और इनको बोला गया प्योरिटन। हालांकि सोसाइटी को इन प्योरिटन से बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी नहीं, ठीक है, और खासकर प्रोटेस्टेंट जो थे वो भी इनके अगेंस्ट थे और रोमन कैथोलिक वो भी इनके अगेंस्ट थे। तो प्योरिटन्स जो थे वो एक तरह से सोसाइटी में अकेले से पड़ गए थे। तो इनके जो जॉन मिल्टन जो सीनियर थे, इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे घर के थे, बहुत ही वेल्दी घर के थे, लेकिन इन्होंने अपनी पिता की बिल के अगेंस्ट जाके ये जो प्योरिटन मूवमेंट था इसको ज्वाइन कर लिया। और जब इन्होंने ये ज्वाइन किया तो इनके फादर ने इनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और इन्हें उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। ये जानते हुए भी कि मेरे पिता जो हैं, इनके पिता जो थे वो थे रोमन कैथोलिक। तो उस समय जो इंग्लैंड में रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, अब तो इतना नहीं है, अब तो थोड़ा सा लोग लिबरल लोग हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था प्योरिटन तो इनके पिता ने इन्हें आउटकास्ट कर दिया अपने फैमिली से, और उसके बाद इन्होंने जो किया अपने दम पे किया। तो इतने उसूलों वाले आदमी थे ये कि इन्हें पता था इनके पिता इतनी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया। तो सोचो कितने सिद्धांतों के पक्के आदमी रहे होंगे, इसीलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं इनकी मदर के बारे में। इनकी मदर का नाम था सारा जेफरी, और ये भी एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, ठीक है, कौन, सारा जेफरी। आगे देखते हैं। मिल्टन वॉज रेज्ड इन अ प्रॉस्पेरस एजुकेटेड हाउस होल्ड। हिज फादर though a devout Protestant was disinherited for converting from Catholicism। का इनकी जो फैमिली थी वो रोमन कैथोलिक थी और ये जो थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट बन गए और बाद में प्योरिटन मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया। दिस रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स वर्ल्ड व्यू। अब जो मिल्टन इस घर में पैदा हुए थे, उनके जो पिता थे इतने सिद्धांतों वाले आदमी, मदर जो थी इनकी इतनी पायस लेडी, तो मिल्टन पे भी वैसा ही प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं। एजुकेशन इनकी जो हुई थी सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में। रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लैटिन, ग्रीक एंड क्लासिकल लिटरेचर। इसके बाद सेंट पॉल स्कूल में ये एजुकेटेड हुए थे, उसके बाद इन्होंने अटेंड किया क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। यहाँ पे इन्होंने अपनी BA MA की डिग्री और यूनिवर्सिटी से 1632 में विड्रॉ कर लिया अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, ये क्लासिकल लिटरेचर, बाइबल और रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा इनके जीवन पे इन चीज़ों का, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनको द लेडी ऑफ द क्राइस्ट नाम से जाना जाता था क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस थी, ये दिखने में जो थे वो बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्सन था इनका, रेड हेयर थे इनके, इस तरह इन्हें द लेडी ऑफ द क्राइस्ट इसी कारण इन्हें बोला जाता था। इनिशियली हैड कन्फ्लिक्ट्स विद हिज ट्यूटर बट कंप्लीटेड हिज डिग्री सक्सेसफुली। इनिशियली क्या हुआ, इनके अपने ट्यूटर्स के साथ कन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन फाइनली इन्होंने अपनी डिग्री जो थी वो कंप्लीट कर ली। अच्छा, अपने कैम्ब्रिज ईयर्स के दौरान इन्होंने लैटिन और इंग्लिश पोएम्स लिखी थी और इसमें एक पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इन्होंने 1629 में लिखी थी और क्रिसमस डे के दिन ही इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज, स्कॉलरली डिसिप्लिन एंड डीप रिलीजियस कन्विक्शन। आगे देखते हैं। हॉटन पीरियड जो है, हॉटन पीरियड बेसिकली क्या है, ये अच्छा सा लंबा पीरियड है 1632 से 1638 को। इनके करियर को ऐसे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जब इनकी कैम्ब्रिज एजुकेशन जो थी वो पूरी होगी तो मिल्टन ने अपनी जिंदगी के 6 ईयर जो थे वो हॉटन बकिंगमशायर में बिताए थे और इस टाइम के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, क्लासिकल लिटरेचर की, लैटिन की, बाइबल वगैरह, ये सब इतना ज़्यादा पढ़े और जो इनकी अगली पोइट्री है उसमें इसकी झलक भी दिखती है जो इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। इस दौरान कुछ पोएम्स आई थी, कुछ वर्क्स आए थे। एक आया था एल एलिग्रो इल पेंसिवेसो, बहुत ही फेमस है ये। इनको ट्विन पोएम्स भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, इसका मतलब होता है मेलनकॉली मैन, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन है चीयरफुल और कंटेम्पलेटिव लाइफ का। इसके बाद कॉमर्स आया था, ये एक तरीके का मास्क था जो एम्फेसाइज कर रहा है चेस्टिटी और वर्च्यू पे। लाइसिडास आया था, बहुत ही फेमस पेस्टोरल एलिजी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये अपनी फ्रेंड की डेथ पे मोन कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इनका जो फ्रेंड था उसका क्या नाम था, एडवर्ड किंग। आगे देखते हैं। इसके बाद हॉटन पीरियड के बाद इन्होंने टूर स्टार्ट किया, यूरोपियन टूर। ये गए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में गए, इटली में गए
और जब ये इतनी सारी जगह गए तो बहुत सारे लोगों से मिले भी, और इनके दिमाग में बड़ा उथल पुथल चल रही थी उस समय। इनका ये था कि मुझे कुछ बढ़िया सा लिखना है, कुछ एपिक लिखना है अच्छा सा, जो लिटरेचर में बिल्कुल आने वाले टाइम तक दर्ज हो जाए, लोग उसे सालों साल पढ़े। ऐसा कुछ इनके दिमाग में ऐसे आइडियाज उस समय चल रहे थे, ठीक है। तो ये ग्रोटियस से मिले, एक एक्जाइल डच स्कॉलर था पेरिस में। इसके अलावा गैलीलियो से मिले। गैलीलियो उस समय कैद में थे फ्लोरेंस इटली में, ठीक है। तो जब ये कैद में थे, आप सबको पता है गैलीलियो को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। जो उन्होंने अपने साइंटिफिक व्यूज रखे थे उसके कारण उन्हें उस समय चर्च ने सोचा कि ये जो बातें कर रहा है ये पागल आदमी है और ये चर्च के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो गैलीलियो को उस समय बंदी बना लिया गया था और उसी दौरान जो है वो जॉन मिल्टन इनसे मिले थे। अच्छा, गैलीलियो का ये रेफरेंस भी देते हैं अपनी बुक पैराडाइज लॉस्ट में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसका रेफरेंस दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट में। आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो गैलीलियो का नाम आप ध्यान रखेंगे। ही रिटर्न अर्ली ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर। अब हुआ क्या, इनके दिमाग में इतने सारे विजन थे, इतना सारा कुछ करना था, इसीलिए ये निकले थे यूरोप घूमने। लेकिन हुआ क्या, बीच में इंग्लैंड में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर ऐसे हुआ, जब जेम्स फर्स्ट हटा तो उसके बाद अगला जो राजा बना चार्ल्स फर्स्ट, और वहां से एज जो स्टार्ट होती है वो कैरोलिन एज स्टार्ट होती है। ओके, अब ये चार्ल्स फर्स्ट जो था वो मोनार्क था, सारे मोनार्की थे अभी तक। लेकिन इंग्लैंड में उस तरह का वातावरण बन रहा था कि अब मोनार्की नहीं चाहिए, ठीक है। अब मोनार्की नहीं चाहिए, अब बेसिकली एक ऐसा शासन होना चाहिए, एक तरह से पार्लियामेंट जो था, पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया जाना था इंग्लैंड में। अब जो राजा होगा वो क्यों चाहेगा कि मुझे हटा दो। तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट जो था उस समय इंग्लैंड में चल रहा था, और ये इतना बढ़ गया कि सिविल वॉर इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया, ठीक है। पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है ये और आपके काम की नहीं है। तो हुआ क्या, अब जॉन मिल्टन देखो, इन्हें इतना कुछ करना था। अब ये सोच रहे हैं कि यार मैं बाहर घूम रहा हूँ, मेरी कंट्री में इतना कुछ चल रहा है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये चले गए अपने देश, अपना यूरोपियन टूर वगैरह सब छोड़ के ये वापस इंग्लैंड चले गए। अब हुआ क्या, 1639 से 1642 तक इन्होंने एक वर्क जो था वो लिखना स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, एडम अनपैराडाइज्ड। ओके, और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने अबांडन कर दिया, छोड़ दिया। अब हुआ क्या, ये पीरियड देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 साल का लंबा टाइम पीरियड है, सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ पीरियड इसको बोलते हैं। मिल्टन ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो वो पोइट्री वगैरह सब लिख रहे थे, जो एपिक प्लान किया था, उस सब को छोड़ के वो पढ़ गए पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस डिबेट्स में। और इन्होंने इतने पैम्पलेट लिखे, ये पैम्पलेटियर बन गए, बहुत सारे पैम्पलेट लिखे, हर टॉपिक पे लिखे, ठीक है। वोट न्यूमेरस पॉलिटिकल रिलीजियस पैम्पलेट्स डिफेंडिंग प्यूरिटन आइडियल्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एंटी मोनार्किस्ट बिलीफ, ठीक है। प्यूरिटन आइडियल्स को प्रमोट किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रमोट किया, और होनी भी चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इसके अलावा जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा। अब इनके जो मेजर पॉलिटिकल वर्क है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियोपेजिट का, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, 1644 में आया था। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये आया था 1649 में। इस वर्क ने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसको जस्टिफाई किया है। इसके अलावा एक और वर्क आया आइकनोक्लास्टिस, ये भी एक रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा था। इस वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है इमेज ब्रेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब कहानी की तरह पढ़ोगे ना तब ध्यान रहेंगी। अब ऐसे याद करोगे आइकनोक्लास्टिस ये क्या आफत है तो नहीं याद रहेगा। अब मैं इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, उस टाइम एक वर्क आया था, ये जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, तो चार्ल्स फर्स्ट के जितने भी सिंपैथाइजर्स थे, जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था तो इनके जितने भी सिंपैथाइजर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इतना अच्छा राजा उसको लटका दिया। एक होता है ना उसके पक्ष में जो नैरेटिव स्टार्ट किया, जैसे आजकल भी होता है कि अगर मीडिया एक बात कहने लगे बहुत सारी और अगेंस्ट में कुछ बताए ना, तो आप तो जो देख रहे हो सुन रहे हो उस पर विश्वास करोगे। तो उस समय भी ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा चला और लोग जो थे वो भावनाओं में बह गए। उन्हें एक्चुअली वाकई में चार्ल्स फर्स्ट से सिंपैथी हो गई कि बेचारा अच्छा खासा राजा था, उसको टांग दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक वर्क आया था, उस वर्क का एग्जैक्टली अभी भी नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए जो इमेज बनी थी, वैसे तो इसका मतलब होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो जो आइडल वगैरह, जो मूर्तियां वगैरह या इमेज वगैरह जो तोड़ता है उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चार्ल्स फर्स्ट की इमेज, आइडियल इमेज,
पब्लिक में क्रिएट की जा रही थी उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा, उस प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। लैटिन सेक्रेटरी बने जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आई अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, तो उसके ये लैटिन सेक्रेटरी बने 1649 में। मौज आ गई इनकी। ब्लाइंडनेस एंड लेटर यस, अब हुआ क्या, इनकी जो एक आंख की साइट चली गई थी 1650 में, फिर भी इन्होंने वेस्ट करने से मना कर दिया। इन्हें मेडिकल वार्निंग्स मिली कि भाई अंधे हो जाओगे मत लिखो, लेकिन इन्होंने फिर एक वर्क लिखा था डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, और इस वर्क के कारण क्या हुआ, ये टोटल ब्लाइंड हो गए 1652 में। ये डेट याद रखना, 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए। अच्छा, इनका एक वर्क आया डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो 1651 में, ये भी एक रिप्लाई था डिफेंसियो वेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट का। किसने लिखा था, सालमासियस में। ये भी एक प्रोपेगेंडा वर्क था, और इस प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा। अच्छा, ये वर्क इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये आखिरी वर्क है जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अब आगे देखते हैं इनके जो की प्रोज वर्क्स हैं वो कौन से हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड 1641 में, एरियोपेजिट का अभी बताया था 1644 में, ये भी अभी बताया था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में, ये भी अभी बताया था। अच्छा, ये सारा रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। एज लैटिन सेगमेंट, ठीक है, ये रिपीट हो गया। आगे देखते हैं इनके जो मेजर पोइट्री वर्क्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था, डेट ध्यान रखना। इसको रिवाइज किया गया था 1674 में। ये एक एपिक पोयम है और लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1667 में सिर्फ 10 बुक्स आई थी, और 1674 में 12 बुक्स एक्सपेंड हो गया था ये वर्क, और कितनी बुक हो गई थी, 12। ठीक है, थीम इसकी क्या है, द फॉल ऑफ मैन। इसमें क्या है, एडम एंड ईव जो है उनका डिसओबीडियंस दिखाया गया है, वो डिसओबे करते हैं किसको, गॉड को, और सैटन का रिबेलियन दिखाया गया है। ये अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है, एलिवेटेड लैंग्वेज के लिए और थियोलॉजिकल डेप्थ के लिए। एक तरह से बहुत ही अच्छे से मिल्टन ने जो पूरा एडम एंड ईव ने जो डिसोबे किया था गॉड को, बहुत ही अच्छे से, और सैटन का रिबेलियन बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पढ़ा ही होगा। ठीक है, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। कोई भी इसको पढ़ेगा हर किसी को इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला इसका वर्जन आया था पैराडाइज बिगिन 1671 में, ये सीक्वल था पैराडाइज लॉस्ट। इसमें फोकस किया गया था क्राइस्ट की टेम्पटेशन को इन द वाइल्डरनेस। सैटन क्या करता है, क्राइस्ट को टेम्प्ट करने का प्रयास करता है, उसके बाद क्राइस्ट जो उनसे रिप्लाई करते हैं, तो इसी पे ये पूरा जो वर्क है वो वेस्ट है। इसके बाद ये बहुत ही फेमस वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस, ये आया था 1671 में। इसमें जो इजराइल का ब्लाइंड चैंपियन था सैमसन, उसकी कहानी है। एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, एक लिटरेरी टर्म है, इसको जान लो। क्लोजेट ड्रामा वो चीज़ होती है जिसको सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उसको परफॉर्म करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता, वो होता है क्लोजेट ड्रामा। ये मॉडल्ड है ग्रीक ट्रेजेडी पे। थीम इसकी है, इसमें फाइनल डेज जो है, जो ब्लाइंड हैब्रू हीरो या इजराइल चैंपियन जो सैमसन है उसकी कहानी है। आगे देखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर देखें तो इनकी 3 शादियां हुई थी। पहली वाइफ जो थी वो थी मैरी पॉवेल 1642 से 52 तक। ठीक है, पहले इनसे रूठ ही रही लेकिन दोबारा रिकंसाइल हो गई और इससे इनके 4 बच्चे थे। सेकंड वाइफ कैथराइन वुडको, ये चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। और तीसरी जो वाइफ थी ये बहुत ही अच्छे से इनके साथ हुई, एलिजाबेथ मिन्सुल। इनसे 1663 में इनकी शादी हुई थी, और जब जॉन मिल्टन चले गए थे उसके बाद भी ये जीवित हुई। इनकी डेथ एंड लेगेसी की बात करें अगर, तो 1674 में नवंबर 8 इनकी डेथ हो गई थी लंदन में। सेंट जाइल्स क्रिपल गेट में इन्हें वरी किया गया। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। डिफेंडर थे लिबर्टी, कंसाइंस, रिपब्लिकन आइडियल्स के। द लास्ट ग्रेट वेनिसा ह्यूमनिस्ट एंड अ फोररनर ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इनका जो राइटिंग स्टाइल है और जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बाइबल बताया था मैंने, ग्रीक एंड लैटिन क्लासिकल लिटरेचर से, स्पेशली किसकी, होमर एंड वर्जिल की। अच्छा, एडमंड स्पेंसर जो है ऐसा माना जाता है कि वो इनके टीचर थे। कौन, एडमंड स्पेंसर। और जो इनकी अगली पोयम है उसमें बहुत ज़्यादा झलक दिखती है स्पेंसर की। ये अपनी ब्लैंक वर्स, एपिक सिम्बलीज और लैटिनाइज्ड सिंटेक्स के लिए जाने जाते हैं। एक मास्टर वेक्टोरिकल प्रोच एंड क्लासिकल एल्यूजन्स के लिए भी जाने जाते हैं। ये मास्टर थे किसके, वेक्टोरिकल प्रोच और क्लासिकल एल्यूजन्स के। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस होती है, आगे पढ़ेंगे हम इसको।
आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके कौन कौन से थे, पोइट्री और प्रोज दोनों में देखेंगे। ये हमने देखा अभी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में आया था। एरियोपेजिट का 1644 में, एल एलिग्रो इल पेंसरेसो ऑफ एजुकेशन कॉमर्स द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, या रोक के पढ़ लेना, ठीक है। लाइसिडास आइक्नोक्लेस्टिस पैराडाइज लॉस्ट प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो पैराडाइज रीगेन्ड। आगे देखते हैं द रेडी एंड इजी वे टू स्टैब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ सैमसन एगोनिस्टिस। ये थे इनके पोइटिक वर्क। चलिए अब जो अगला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अगर वीडियो पूरी देखते हैं अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, मुझे भी रीच मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ कमेंट कर सकते हो तो कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर देना। ये जो है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, कवर करेंगे, और सारे ऑथर बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आपने शेक्सपियर को देखा होगा, उनके पोइट्रिक वर्क्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं रह गया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। इससे पहले की क्लास में हमने इनकी बायोग्राफी स्टडी की थी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक नज़र मारेंगे कि पढ़ेंगे क्या क्या। सोनेट का बैकग्राउंड क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, इसको देखेंगे। सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम क्या है, इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसकी समरी। समरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार आपको बताते आया हूँ कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जितने भी वर्क हम पढ़ेंगे और जितने अभी तक पढ़े हैं सबका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वरना आपको याद नहीं होगी, विद मीनिंग, ठीक है। तो 14 लाइन्स है, आराम से देख सकते हैं इसको तो, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। जब तक आप लेक्चर खत्म करेंगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है, और सोनेट क्यों फेमस हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें देखेंगे, और ये मेरे ख्याल से इनफ है। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, और बहुत मज़ा आएगा आपको। कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको जब तक आप लेक्चर खत्म करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो कि सर वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जाती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर सिलेबस खत्म भी करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। फ्री तो पढ़ा रहे हो, लेकिन फ्री की तरह ही मत पढ़ा देना कि सिलेबस ही खत्म ना हो। तीसरा सवाल ये है कि फ्री पढ़ा रहे हो, कहीं पेड तो नहीं कर दोगे। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं जल्दी से दे देता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम है, ज़्यादा हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 3 से 4 वीडियोज डाल दूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी अब। और सेकंड चीज़ जो आप कह रहे हो कि फ्री का पेड तो नहीं करोगे, नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, फ्री ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सिलेबस खत्म भी करा पाओगे, नहीं करा पाओगे, कराऊँगा। सिलेबस खत्म कराऊंगा, अभी बस नोटिफिकेशन आया है इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी कम है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रफ्तार जो है वो बढ़ती जाएगी, और रफ्तार के चक्कर में कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। कंटेंट जैसा दे रहा हूँ वैसा ही देता रहूँगा, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ होगा, अच्छे से मिलेगा। बस आप मेरा थोड़ा सा साथ बनाए रखिए, वीडियो को थोड़ा सा मेरी भी रीच बढ़ाइए। अभी 100-200 व्यूज ही आ रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी लोग पढ़ा रहे हैं पेड, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री, और वही कंटेंट कई मामलों में उनसे अच्छा भी दूंगा, ठीक है। MCQs बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह सब लगाएंगे। बस आप वीडियोस को लाइक करते रहिए। लाइक करने से क्या होता है, रीच बढ़ती है। आप 10-12 लोग भी देख रहे हो, लाइक किया करो, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका बता दिया, जॉन मिल्टन ने लिखी है। कब लिखी गई थी? 1655 में। लास्ट क्लास में हमने देखा था मिल्टन जो थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री समझाई थी मिल्टन की। 1652 में ये क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। इनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई थी, पहले एक आंख की गई थी, और 1652 में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ, मिल्टन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे, और वो क्या देखते थे अपने पोइटिक टैलेंट्स को एज अ डिवाइन गिफ्ट, कि भगवान का तोहफा है ये दिया हुआ। जब वो ब्लाइंड हो गए तो वो स्ट्रगल कर रहे थे उस डर के साथ कि वो अब इस अपनी पोइटिक एबिलिटी को या अपने इस टैलेंट को, उसको वो टैलेंट बोलते थे, इसको अब वो यूज नहीं कर सकते। और वो अपने टैलेंट को या पोइटिक एबिलिटी को मानते थे कि वो इसके माध्यम से सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसकी, गॉड की। और अब वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपनी पोइटिक एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, तो ये सोनेट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है उनके इनर कन्फ्लिक्ट को, उनके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, और जो फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है
और बाद में वो गॉड की जो विल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी सोनेट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे, पोएम बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मिल्टन सोनेट ऑफ पर्सनल क्राइसिस एंड हैज ऑटोबायोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है और उनके जो पर्सनल क्राइसिस थी उस ग्रुप से ये सोनेट जो है वो बिलोंग करती है। अब देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सोनेट जो है वो डील कर रही है, अभी बताया, मिल्टन के स्ट्रगल से विद ब्लाइंडनेस। नए नए ब्लाइंड हुए थे, अंधे हुए थे, तो वो एक ह्यूमनिस्ट थे और अपने आप को क्या मानते थे, गॉड का सर्वेंट मानते थे और अपनी पोइटिक एबिलिटीज को गॉड का गिफ्ट मानते थे। तो ऐसे में उनकी चली गई आई साइट। अब बेचारे बड़े परेशान, ना तो लिख सकते हैं और अपनी ना एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये सोनेट उनका इनर कन्फ्लिक्ट जो है वो दिखा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें दिखा रही है ये। द फियर ऑफ बीइंग यूजलेस टू गॉड ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशन। उनके अंदर डर था कि जो ये फिजिकल लिमिटेशन लगी है, जो वो ब्लाइंड हो गए, इससे वो क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। जो वो गॉड की सर्विस कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे। फाइनली वो जो ये डिवाइन विल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ। और उनका जो बिलीफ है डेट सर्विंग गॉड डजंट ऑलवेज मीन एक्शन इवन दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट कैन सर्व। बहुत ही फेमस लाइन है, आखिरी लाइन है सोनेट की, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो एंड में कहते हैं कि गॉड को सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ काम करना है संसार में। जो सिर्फ खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं या अपनी सफरिंग्स, अपनी पीड़ा को चुपचाप सब्र के साथ झेल रहे हैं, वो भी गॉड की एक तरह से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो इस लाइन का मतलब है, मैं समझाऊंगा आगे। देखो, अब इसकी समरी देख लेते हैं। मिल्टन लैमेंट्स दैट ही हैज बिकम ब्लाइंड बिफोर अचीविंग हिज फुल पोटेंशियल। अब वो पहले तो बिलाप कर रहे हैं इस चीज पे कि वो पूरी तरह से कैसे हो गए, अंधे हो गए, इससे पहले वो अपनी पूरी कैपेसिटी में कुछ अचीव कर पाते। देखा जाए 1652 से बेशक मिल्टन ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन वर्क्स जो थे वो लिखे थे, बहुत ही शानदार पैम्पलेट्स लिखे थे, पोएम्स लिखी थी, लेकिन जो उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क्स हैं उनकी ब्लाइंडनेस के बाद ही आए। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज वीगेंट एंड सैमसन एगोनिस्टिस। तो एक तरह से मतलब ब्लाइंड हो गए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का हाथ था उनके ऊपर और उन्होंने जो लिखा डेट वॉज रियली ट्रूली माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अभी तक पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं। ही बरीज डेट ही कैन नॉट यूज हिज पोइटिक गिफ्ट। तो अभी तो जब इन्होंने ये सोनेट लिखी तब तो वो उन्हें बड़ी चिंता हो रही है कि वो अपने टैलेंट को यूज नहीं कर सकते, गॉड को सर्व नहीं कर सकते, और उन्हें इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कहीं अब वो कुछ करेंगे नहीं तो इसका मतलब डिसोबीडियंस तो नहीं होगा, इसका मतलब गॉड की अवहेलना तो नहीं होगी उनके आज्ञा की। ठीक है, उन्हें इस बात की भी चिंता खाई जा रही है। बट देन ही रियलाइजेज, तब उन्हें महसूस होता है। कैसे? उन्हें कौन बताता है ये? पेशेंस। पेशेंस क्या है? पेशेंस वैसे तो एक वर्च्यू है, लेकिन यहाँ पे उसको एज ए लिविंग थिंग ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, तब तक आप सोचिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस जो है वो उन्हें बताता है कि गॉड को जरूरत नहीं है इंसान के काम की या उसके गिफ्ट की, उसके अंदर जो टैलेंट भरा पड़ा है, इन सब चीज़ों की गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है तो बस ओनली ओबीडियंस एंड फेथ की। भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, बस इतना ही। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा टैलेंट तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, इन सब चीज़ों की गॉड को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन दोज हु पेशेंटली वेट एंड एक्सेप्ट देयर फेट सर्व गॉड इक्वली। वो लास्ट लाइन में ये कहना चाह रहा है कि जो बस शांति से सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं और स्वीकार कर लिया उन्होंने अपने भाग्य को, बिना भगवान को कोसे हुए कि मुझे ऐसा दे दी जिंदगी वैसी दे दी, तो चुपचाप अपनी पीड़ा को सहन कर रहे हैं, वो भी बराबरी से गॉड की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि और लोग करते हैं वो भी उतनी ही सेवा गॉड की कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिल्टन जो है वो कंटेम्पलेटिव मूड में है और वो सोच रहे हैं कि कैसे उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई। यहाँ पे देखो, इसको एज अ सिंबल की तरह यूज किया गया। लाइट का मतलब है आई साइट, आंखों की रोशनी। आगे देखते हैं। सेकेंड लाइफ है, हेयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। इसका मतलब होता है बिफोर इन टाइम, समय से पहले, मतलब उनकी आधी जिंदगी ही बीती थी, उससे पहले ही वो कैसे हो गए, अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, और अब बचे हैं इस
डार्क वर्ल्ड में, अंधेरे संसार में जो कि वाइड है, बड़ा है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद बीइंग यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। अब वो कह रहे हैं जो उनके पास एकमात्र टैलेंट था। देखो यहाँ पे जो टैलेंट है उसका ये एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया है बिब्लिकल पैराबल ऑफ टैलेंट्स मैथ्यू 25 से। इस मैथ्यू 25 में 3 पैराबल दिए गए हैं, उनमें से एक पैराबल ये है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। इस टैलेंट का मतलब है जो उनकी पोएटिक एबिलिटीज है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उनके अंदर जो एकमात्र टैलेंट था, जो उनके अंदर एकमात्र पोएटिक एबिलिटी वाला जो टैलेंट था, वो अब कैसा हो गया है, वो उनके साथ फंस गया है और अब वो यूजलेस हो गया है, बेकार हो गया है। अब वो उनके अंदर फंस गया, उसको उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लिखेंगे कैसे, क्योंकि वो ब्लाइंड है, ठीक है। लेकिन उनकी सोल जो है वो मोर बेंट, वो ज्यादा बेंट है, वो ईगर है, वो उत्साहित है, उत्सुक है गॉड की सेवा करने में, ठीक है। टू सर्व विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि उनकी जो सोल है वो बिल्कुल उत्सुक है किसकी, अपने मेकर, अपने जो उनको बनाने वाला है, जो उनके गॉड है, उनकी सेवा करने में, ठीक है, और अपने ट्रू अकाउंट को प्रेजेंट करने में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, वो लौटेंगे और जब वो आएंगे वापस तो वो उन्हें चाइल्ड मतलब डांटेंगे, उनकी डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे कि वो अपनी पोएटिक एबिलिटीज को यूज नहीं कर रहे हैं, वो टैलेंट जो उनको दिया गया है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब वो होता क्या है, उनके मन में अचानक से एक क्वेश्चन आता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। इसका मतलब है उनके मन में अचानक से एक सवाल आता है कि भगवान जो है क्या उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई काम करे अगर उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, ठीक है। ये अचानक से उनके मन में एक सवाल आता है। अब होता क्या है, आई फॉन्डली आस्क, वो ऐसा पूछते हैं, ठीक है। होता क्या है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब इसी बीच एक करेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन, पेशेंस। पेशेंस इसी बीच आता है और वो क्या करता है, डेट मर्मर सून रिप्लाइज, वो अचानक से इंटरप्ट करता है, उन्हें रोकता है, तो उसकी जो मर्मर है वो जल्दी ही, मर्मर क्या है, एक साउंड है, वो जल्दी ही रिप्लाई करता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। देखो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक बिना रुके है, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है मुझे सोच के बताना, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। गॉड जो है उनको नहीं चाहिए, ना तो मैन के वर्क, इंसानों के ना तो काम चाहिए, ना उनका टैलेंट चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि जो बियर, बियर मतलब सहन करता है, माइल्ड योक यहाँ पे जो पीड़ा है, जो उसको सहता रहता है चुपचाप, ठीक है, बिल्कुल सब्र के साथ बिना कंप्लेन किए, वो भी उसको उतने ही अच्छे से सर्व करते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, भगवान को पेशेंस आता है, वो बोलता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना तो काम चाहिए, ना उसका टैलेंट चाहिए, बस उसे क्या चाहिए कि बस अपनी पीड़ा, अपनी सफरिंग्स को जो चुपचाप सहता रहता है बिना कंप्लेन किए, बिल्कुल सब्र के साथ, वो भी उसकी उतनी ही सर्विस कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली, किसकी स्टेट, देखो मैं यहाँ पे इन लाइन्स की मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दी हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्टेट किसकी, भगवान की, गॉड की स्टेट कैसी है, किंगली है, हेवनली है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब हजारों, हजारों, चाहे वो क्रिएचर्स, एंजल्स हों या फिर अदर क्रिएचर्स हों, वो भागे भागे दौड़े चले आ रहे हैं, ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो उसे सर्व कर रहे हैं बिना रुके, जमीन पे और समंदर में बिना थके, बिना रुके, ठीक है। आगे देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये तो यहाँ पे ऊपर बात हो गई कि लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं उसको सर्व करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चुपचाप खड़े हैं, जो ये सारी चीजें नहीं कर सकते, वो उसे सर्व नहीं कर रहे हैं। इस लाइन में वही कहा गया है कि वो भी भगवान को उतना ही सर्व कर रहे हैं, उतनी ही उनकी सेवा कर रहे हैं, जो चुपचाप खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और चुपचाप अपनी सफरिंग्स को, अपनी पीड़ा को झेल रहे हैं, ठीक है, वो भी भगवान को उतना ही सर्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा 3 मिनट का, ठीक है। आप कमेंट में बता देना जिसको भी नहीं समझ में आया। बाकी आप ये लाइंस लिखी है ना, लाइंस के नीचे जो ये मीनिंग लिखा है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, तो अब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया बेझिझक बताना, फिर से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं।
अब देखो क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस या फिर क्या फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है उसको देखते हैं। अच्छा, इससे पहले चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सबको पता होगा 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें आप सब लोग मैसेज कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो एक तरह से डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। आप आपस में कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है, कोई सी भी फाइल डाउनलोड करके कुछ भी देख सकते हैं। बड़ा मज़ेदार ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप में क्या है कि हर तरीके का एस्पिरेंट है, मतलब जो भी इंग्लिश लिटरेचर का एस्पिरेंट है, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अब जो लोग सिर्फ LT ग्रेड को टारगेट किए हुए हैं, उन लोगों के लिए अलग से मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, इस ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी। उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या है, ये जो PDF आप लोग मांगते रहते हैं, अभी मैं PDF आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसका मैंने कॉपीराइट नहीं लिया है, ठीक है। अब मैंने बनाई है, अब शेयर हो जाएगी इधर उधर बिना क्रेडिट के, वो सही नहीं रहता है। तो फिर इसलिए मैं आपको PDF अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, इसका मैं कॉपीराइट निकलवाऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा। अच्छी खासी बड़ी PDF है, 700-800 पन्ने की, सारे राइटर्स हैं इसमें, ठीक है। तो लेकिन इसके फोटोज जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, और ये जो वीडियोज हैं उनके लिंक्स भी मैं डालता रहता हूँ उस व्हाट्सएप चैनल पे, स्पेशली LT ग्रेड, बस इसी का मटेरियल मिलेगा और किसी चीज़ का मटेरियल उस चैनल पे नहीं मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और है, मेरी वीडियोज़ की लेंथ बहुत छोटी होती है। अब लेंथ छोटी होने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट कम है, लेंथ इसलिए छोटी होती है क्योंकि मैं खड़े होकर बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक PDF को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं बात बहुत कम करता हूँ, मेरा पूरा फोकस रहता है आपको पढ़ाने पे। अदर जो एजुकेटर्स हैं जिनकी 1-1 घंटे की वीडियो होती है, वो 1 घंटे में इतना ही पढ़ाते हैं, पता नहीं उनकी वीडियो 1 घंटे में कैसे बनती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेटाफर, ये पहली लाइन लिखी हुई है, माई लाइट इज स्पेंट। इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा। सबने पढ़ा होगा मेटाफर क्या होता है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक तो सिमली होती है और दूसरी मेटाफर होती है। सिमली में एक चीज़ को उस चीज़ के जैसा कहा जाता है कि ये उसके जैसा है या ये उसकी तरह है। मेटाफर में उस चीज़ को जैसा नहीं कहा जाता है, वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट बोला जाता है कि ये चीज़ वही है। जैसे मैंने आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया था, फिर से दे देता हूँ। कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। एक और लिखा है, कैमल इज लाइक द सिप ऑफ द डेजर्ट। अब देखो पहला सेंटेंस जो लिखा है उसमें बोला गया है कैमल, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब हमने सीधा सीधा ऊंट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोल दिया है। अब दूसरे सेंटेंस में हमने बोला है ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है नहीं, उसके जैसा है, ठीक है। तो इस वाले दूसरे सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली में क्या होता है, एक चीज की तुलना दूसरे चीज से करी जाती है लेकिन उसको उसके जैसा बोला जाता है। मेटाफर में क्या होता है, तुलना करी जाती है लेकिन उसको एग्जैक्ट उससे रिप्लेस कर दिया जाता है कि ये वो उसके जैसा वैसा नहीं, वही है। कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, माई लाइट इज स्पेंट, माई लाइट इज स्पेंट। अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, जो लाइट है उसको क्या बोला है, आई साइट। आई साइट की जगह पे इन्होंने लाइट का यूज कर लिया है, मतलब आई साइट की तुलना लाइट से कर दी है, और आई साइट की जगह जो वर्ड यूज किया है वो लाइट। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, मेटाफर। आई होप इतना क्लियर है। सेकंड देखते हैं, अगला जो है वो क्या है, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन का मतलब होता है किसी का रेफरेंस देना या किसी की ओर इशारा करना, संकेत देना। तो अभी मैंने बताया था जो एक लाइन यूज हुई थी आपकी, देखो ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो ये जो टैलेंट है ये रेफरेंस दिया गया है किसका, बिब्लिकल पैराबल ऑफ टैलेंट्स का। कहाँ से, मैथ्यू 25 से। तो जब हम किसी बुक या किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम संकेत करते हैं या कोई रेफरेंस वहां से यूज करते हैं, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वहां पे, एल्यूजन। ओके क्लियर है। तो आपने पोएम अगर पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कि यहाँ पे मैथ्यू 25 बिब्लिकल पैराबल का रेफरेंस जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एल्यूजन है। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पेशेंस वाली लाइन आई थी, पेशेंस रिप्लाइज, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको बताया था कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को हम एज अ लिविंग थिंग की तरह यूज करेंगे
तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सोनिफिकेशन। अब जो पेशेंस है वो क्या, सब्र जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, क्या वो बोल सकती है? लेकिन हमने उसको एज अ लिविंग थिंग यूज किया है कि वो जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये एक करेक्टर की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं पैराडॉक्स। अब देखो ये पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। मतलब जो स्टेटमेंट कोई अगर लिखा हुआ है तो वो अपने आप में क्या हो? कंट्राडिक्टरी हो। मतलब जो वो कहना चाह रहा हो, जो लाइन उसमें लिखी हुई है उसका मीनिंग जो है वो ना निकल रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मीनिंगफुल हो, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है? पैराडॉक्स होता है। अब देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये लाइन लिखी है कि वो भी सेवा कर रहे हैं जो सिर्फ खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सपोज करो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी होगी जब आप घर में काम करोगे, ठीक है। लेकिन अब आप एक जगह बैठ जाओ और चुपचाप इंतजार करो, तो क्या आप उसमें कोई योगदान दे रहे हो? जो भी घर में काम चल रहा है, नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जो आदमी सिर्फ खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, वो कैसे सेवा कर सकता है, कैसे सर्विस कर सकता है? जिसका ना दिमाग चल रहा है ना हाथ चल रहे हैं, वो सिर्फ खड़ा है, हाथ पे हाथ रखे बैठा है, वो कैसे किसी चीज में योगदान दे सकता है? तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी अगर उस सोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मीनिंगफुल है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे भगवान की सेवा की बात की जा रही है, ठीक है। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा काम धाम, उनको क्या चाहिए कि चुपचाप अपनी जिंदगी जियो बिना कंप्लेन किए हुए, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? यहाँ पे पैराडॉक्स जो है वो फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। एक तो ऊपर जो लाइन आई थी ये वाली, यहाँ पे भी देखो एक सिंबल का यूज किया गया, लाइट का। लाइट यहाँ पे किसको दर्शा रहा है? आई साइड को। और एक सिंबल यहाँ पे माइल्ड योग जो यहाँ पे सफरिंग्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिंबल जो है उनका यूज किया गया। आगे देखते हैं, एक चीज मैंने और पूछी थी, ये जो फिगर ऑफ स्पीच आई है इंजॉयमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आइडियाज हैं फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट पॉज। बिना रुके जो है वो आइडियाज एक लाइन से दूसरी लाइन में चलते चले जाएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बहुत जगह यहाँ पे हुआ है। जैसे ये लिखा है, गॉड गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। यहाँ पे इस लाइन से लाइन बदल गई, लेकिन ये लाइन और ये लाइन अब मिलके पूरी हुई है, ठीक है। मतलब आइडियाज जो है वो इससे इससे चले गए बिना रुके हुए, ठीक है। ये और ये पूरी एक ही लाइन है। आगे देखो, हु बेस्ट बियर्स इज माइल्ड योग। अब यहाँ पे ये और ये एक लाइन है, बिना रुके यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, ठीक है। यहां से यहां तक पूरी एक लाइन है, बिना पॉज हुए ये दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से जब कोई सोनेट या कोई पोएम लिखी जाती है तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? इंजॉयमेंट। अब आपने अगर अच्छे से सोनेट पढ़ी है तब आप बता सकते हो कि इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि ऑन एज ब्लाइंडनेस में कौन सी टेक्निक यूज की गई है। चार ऑप्शन दे देंगे, आप आराम से लगा दोगे कौन सी ये यूज की गई है। अब देखो आगे, डेट मरमर सोन रिप्लाइज। अच्छा, इसमें एलिटरेशन लिख गया, एलिटरेशन तो नहीं होगी क्योंकि आ साउंड का एक ही वर्ड में हो सकता है, मरमर दो बार रिपीट हो रहा है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेटर फिगर ऑफ स्पीच है देखो, एलिटरेशन भी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एलिटरेशन भी हो जाएगी। लेकिन और जो बेटर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मरमर को एज हम लिविंग थिंग ट्रीट कर रहे हैं जो कि जवाब दे रही है, ठीक है। दूसरी एक फिगर ऑफ स्पीच आपने और पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो जो मैं फिगर ऑफ स्पीच वाला लेसन पढ़ाऊंगा उसमें आप देख लेना, ओनोमोटोपिया। तो ये जो होती है इसका मतलब होता है जब हम किसी साउंड का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ओनोमोटोपिया होता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गई आपकी दो, इसमें तीन फिगर ऑफ स्पीच हो गई एक तरीके से, एलिटरेशन हो गई, ओनोमोटोपिया हो गई और पर्सोनिफिकेशन हो गई। आगे देखते हैं, चलो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देखो क्या है, अभी तक हमने शेक्सपियरियन सोनेट्स पढ़ी थी। उस शेक्सपियरियन सोनेट्स का पैटर्न इटालियन सोनेट से बहुत अलग होता है। ये इटालियन पेट्रार्कन सोनेट है, ऑन इज ब्लाइंडनेस, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरवेन होते थे 4 लाइन के, और एंड में क्या होती थी? एक राइमिंग कपलेट होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, ठीक है, और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। तो कुल मिला के लाइन्स कोई से भी सोनेट हो 14 ही होती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें
क्या होता था शेक्सपियरियन सोनेट में जो विजुअलाइजेशन वाली लाइन होती थी वो एंड में राइमिंग कपलेट होती थी, और इसमें विजुअलाइजेशन किस में होता है, सेस्टेट में जनरली होता है, कोई नियम नहीं है लेकिन जनरली जो विजुअलाइजेशन होता है वो सेस्टेट में होता है। अब चलो इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये इटालियन सोनेट है, लाइन 14 है, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कितने 10 लेवल होते हैं एक लाइन में। पहला लेवल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, आगे राइम स्कीम याद कर लेना। जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम थी वो क्या थी, ए बी, वो भी याद होनी चाहिए, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सी डी, ई एफ, और एंड में क्या होता है, जी। ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ऑक्टेव की, सेस्टेट की सी डी, याद हो जाएगी। आगे देखते हैं ऑक्टेव क्या कर रहा है इस सोनेट में। मिल्टन के पर्सनल डिलेमा, जो उनका व्यक्तिगत असमंजस और जो उनकी निराशा डेस्पेयर है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है पहले ऑक्टेव में। और सेस्टेट में क्या हो रहा है, जो विजुअलाइजेशन है, अचानक से पेशेंस जो करेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है और वो मिल्टन की हेल्प करता है उन्हें बताने में कि आपको अपनी पोइटिक एबिलिटी नहीं चाहिए गॉड की सर्विस करने के लिए, चुपचाप अपनी सफरिंग्स को वियर करो, सहन करो उन्हें। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन जो है वो सेस्टेट में दिखाया गया है। सोनेट फेमस क्यों है, सबसे पहले तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है, एक डीपली पर्सनल एंड इमोशनल पोएम है। वाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कौन, जॉन मिल्टन। यूनिवर्सल थीम है, ये हर समय के लिए ट्रू है, चाहे कोई सा भी, चाहे अब का हो या जॉन मिल्टन के टाइम का हो। ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई अपना आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, तो ये हर किसी के स्ट्रगल को बयां करती है, हर किसी के लॉस को, लिमिटेशन को और सफरिंग को बयां करती है। स्पिरिचुअल डेप्थ है इसमें, ये फेथ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, ओबीडियंस के ऊपर, एंड द वैल्यू ऑफ पेशेंस इन गॉड। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, पेशेंस। भगवान जो है वो आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें एक बहुत ही आइकॉनिक क्लोजिंग लाइन है और बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वाइडली कोटेड अक्रॉस रिलीजियस एंड लिटरेरी एंड मोटिवेशनल कंटेक्स्ट। फिलोसफिकल इंसाइट क्या है, चैलेंजेस द बिलीफ दैट ओनली एक्टिव वर्क काउंट्स एज सर्विस। इसमें ये चैलेंज कर रहा है उस बिलीफ को, उस विश्वास को जिसमें कहा जाता है सिर्फ एक सक्रिय इंसान ही सेवा कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है सिर्फ वही सेवा कर रहा है। और ये जो बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है, इसको चुनौती दी जा रही है इस सोनेट के माध्यम से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट की पहली 26 लाइनें जो आपकी सिलेबस में लगी हुई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आएगा। उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने ये सोनेट स्टडी की है। इसके अलावा प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को नहीं, वीडियो को। ठीक है, और हाइप वाला एक ऑप्शन आता है यार, हाइप भी कर देना, मुझे रीच मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं कंटेंट देता रहूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मदद मेरी भी करिए चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की पहली 26 लाइंस। ये आपके यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई हैं और इससे पहले की क्लासेस में हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उनकी एक और सोनेट जो आपके सिलेबस में लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस को स्टडी किया था। तो आज हम इस वर्क को देखेंगे और इसको कैसे देखेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इसका क्या बैकग्राउंड है, जो आपकी बुक है पैराडाइज लॉस्ट उसका जो बैकग्राउंड है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका जो कंटेक्स्ट है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेंट्रल आइडिया एंड थीम और फिर इसकी समरी देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार बताता आया हूँ, जो हमने शेक्सपियर के पोइटिक वर्क्स में भी देखा था, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। वैसे जब हम शेक्सपियर के वर्क कर रहे थे, हमने पिछली सोनेट की थी, तो मैंने आपको हर लाइन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें मैंने पूरी पोएम लिखी है पहले 26 लाइन्स की और एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दिया है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखेंगे सबसे एंड में लिटरेरी डिवाइसेस और क्या फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इसमें यूज की गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अक्सर पूछ लिया जाता है, पोएम की लाइन दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जॉन मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बाई क्लियरली स्टेटिंग व्हाट इज पोएम इज अबाउट। ठीक है, वो पैराडाइज लॉस्ट को शुरू करते हैं ये बताते हुए कि उनकी पोएम जो है वो किस बारे में होने वाली है। तो किस बारे में है,
फर्स्ट टाइम ह्यूमंस डिसोबेड गॉड, जब पहली बार इंसानों ने अवज्ञा की या उनके आदेश की अवज्ञा की, किसकी? गॉड की। एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलोड, और उसके बाद जो भी परिणाम निकल के आए उस बारे में ये पोयम होने वाली है। दिस एक्ट रेफर्स टू द मोमेंट व्हेन एडम एंड ईव एट द फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। ये एक्ट किसको रेफर कर रहा है? जब एडम और ईव ने क्या किया था? फॉरबिडन फ्रूट, जिस फल को खाने से मना किया था, ट्री ऑफ नॉलेज से, ट्री ऑफ नॉलेज पे जो फल लगा हुआ था उसको खाने से मना किया गया था, ठीक है, उसको इनने खा लिया। एज डिस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ जेनेसिस इन द बाइबल, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जो बुक ऑफ जेनेसिस है बाइबल की उसमें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ये पोयम होने वाली है। मिल्टन यूजेस द वर्ड फ्रूट बोथ लिटरली, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप बताओगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये लाइन आगे आएगी पोयम में, लेकिन इसमें लिखा है कि मिल्टन एक वर्ड को यूज करते हैं फ्रूट, जिसके दो लिटरल मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो जो फल उन्होंने खाया, और दूसरा उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि उनके जो एक्शन, उनके कार्य का क्या परिणाम निकला। कहते हैं ना कि आपको क्या फल मिलेगा इसका, और एक फल जो हमने खाया, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। तो कौन सी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगी, ठीक है, ये आप सोच के बताना, मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के। आगे देखते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आया उनके एक्शंस का, वो क्या था? डेथ एंड सफरिंग। तो जो एडम एंड ईव ने किया उसके कारण ह्यूमन काइंड को डेथ मिली। डेथ का मतलब अब वो इमॉर्टल नहीं रहे, अब उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, और उन्हें साथ में हेवन से भी निकाल दिया गया। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिन, इस पाप के कारण, कौन सा पाप? जो एडम एंड ईव ने किया। पाप क्या था? भगवान के आदेश की अवज्ञा की उन्होंने। डेथ जो है उसकी एंट्री हुई संसार में, और ह्यूमंस को बैनिश कर दिया गया पैराडाइज, जो उनका परफेक्ट होम था, जो उनका घर था ह्यूमंस का, उससे उन्हें निकाल दिया गया। मिल्टन ऑल्सो हिंट्स, मिल्टन ये भी इशारा करते हैं कि ये ग्रेटर मैन कौन है? जीसस क्राइस्ट आएंगे बाद में और रिस्टोर करेंगे ह्यूमंस को उनकी ओरिजिनल स्टेट पे। मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो एक पॉसिबिलिटी देंगे कि ह्यूमंस जो है वो दोबारा रीगेन कर सकते हैं पैराडाइज अपने एक्शंस के थ्रू, अगर वो अच्छे काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मिल्टन कॉल्स अपॉन अ म्यूज। अब इसके बाद इन अगली 26 लाइन्स में क्या होता है? मिल्टन जो है वो म्यूज को इन्वोक करते हैं। अब देखो ये म्यूज क्या आफत है। म्यूज जो होते हैं वो क्लासिकल एपिक्स में बहुत यूज किए जाते थे, स्पेशली जो एपिक्स लिखे थे वर्जिल और होमर ने। वो क्या करते थे? वो म्यूजिज को इन्वोक करते थे, ठीक है, अब ताकि वो उन्हें इंस्पिरेशन दे उस वर्क को लिखने के लिए। मिल्टन ने कुछ ऐसा ही किया है, उन्होंने भी म्यूजिज को इन्वोक किया है, लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है इन 26 लाइन्स में कि ये जो म्यूजिज हैं ये अलग हैं क्लासिकल म्यूजिक से। जो क्लासिकल म्यूजिक हुआ करते थे वो पागन गॉड्स हुआ करते थे। पागन गॉड्स कौन होते हैं? मतलब देवी देवता हुआ करते थे। लेकिन मिल्टन तो क्रिश्चियन है, वो देवी देवताओं में विश्वास रखते नहीं है, तो उनके म्यूजिक जो हैं वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग हॉली स्पिरिट्स हैं। ओके, तो वो साफ साफ बता देते हैं अपनी 26 लाइन्स में कि मेरे जो म्यूज हैं वो ये पागन गॉड नहीं है, ठीक है, मेरे जो म्यूज जो हैं वो कैसे हैं? वो हॉली स्पिरिट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थियोलॉजी, ठीक है। तो वो उनको बुलाते हैं। आगे देखते हैं, और ये क्या है? ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो पोएट्स को इंस्पायर करती आई है सदियों से, जैसा कि हमने क्लासिकल लिटरेचर में देखा। लेकिन वो अपने म्यूजिक को ग्रीक म्यूजिक नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि उनके म्यूज क्या है? हॉली स्पिरिट है। वो सेम डिवाइन पावर हैं जिन्होंने मोसेस को इंस्पायर किया था। ये मोसेस जो है वो प्रॉफिट हैं। मोसेस कौन है? प्रॉफिट रहे हैं। ये 3 रिलीजन के लिए सैक्रेड है, एक तो इस्लाम, और दूसरा जूडिज्म, और तीसरा क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तीनों इन्हें प्रॉफिट मानते हैं। तो मोसेस को इंस्पायर किया था पहली किताब, मतलब शुरुआती बाइबल की किताबें लिखने के लिए, ठीक है, किनने? इन म्यूजिज ने, ऐसा मिल्टन कहते हैं। इसीलिए मिल्टन इनको इन्वोक कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं ताकि वो भी मिल्टन को प्रेरणा दें इस एपिक को लिखने के लिए। आगे देखते हैं, ही वॉन्ट्स दिस सैक्रेड इंस्पिरेशन सो डैट ही कैन टेल द डिवाइन स्टोरी ऑफ क्रिएशन एंड फॉल ट्रूथफुली। वो चाहते हैं कि म्यूजिक उन्हें भी ये सैक्रेड मतलब पवित्र इंस्पिरेशन दे, प्रेरणा दे, ताकि वो भी ये डिवाइन स्टोरी लिख पाए क्रिएशन और इंसान के फॉल की, ह्यूमंस के फॉल की, ट्रूथफुली मतलब पूरी सच्चाई के साथ। मिल्टन बिलीव करते हैं कि ये पोयम जो है, दिस पोयम इज ग्रेटर देन एनी क्लासिकल एपिक बिकॉज इट डील्स विद गॉड्स ट्रुथ नॉट मिथ और लेजेंड। अभी तक जितने भी एपिक लिखे गए थे इससे पहले, तो वो
किसी मिथ, मैथोलॉजिकल फिगर या किसी लेजेंड के साथ डील करते थे। ठीक है, जो होमर ने लिखा, वर्जिल ने लिखा, वो किसी क्लासिकल मैथोलॉजिकल फिगर या फिर किसी लेजेंड के साथ डील करते थे। लेकिन मिल्टन जो लिखने वाले हैं वो कोई मैथोलॉजिकल फिगर नहीं है, गॉड ने जिस तरह से क्रिएशन बनाई उसके बारे में वो लिखने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं मेरी जो पोयम है वो किसी भी क्लासिकल एपिक से क्या है, ग्रेटर है, महान है। दैट्स वाई ही सेज हिज पोइट्री विल सोर अबव क्लासिकल वर्क्स। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी पोइट्री जो है वो उन सारे क्लासिकल वर्क्स को सरपास कर देगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे होता है फाइनली ही प्रेज टू द हॉली स्पिरिट। आखिर में वो उन हॉली स्पिरिट मतलब जो म्यूजिज हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, इनसे प्रे करते हैं कि उसे लाइट और विजडम दे, क्योंकि वो तो अंधे हैं। वो इनसे प्रे करते हैं कि उसे रोशनी दे और बुद्धि दे, स्पेशली बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ब्लाइंड। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द डीप रीजन बिहाइंड ह्यूमैनिटीज फॉल। तो वो समझना चाहता है और एक्सप्लेन करना चाहता है जो कारण रहा था ह्यूमैनिटी के फॉल के पीछे, वो उसको अपने रीडर्स को एक्सप्लेन करना चाहता है और शो करना चाहता है, ये दर्शाना चाहता है कि एवरीथिंग इवन सिन एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ गॉड्स लार्जर जस्ट प्लान। ये आखिर की कुछ लाइन है जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी चीजें जो हैं वो गॉड के ग्रेटर प्लान का हिस्सा है, भगवान के महान प्लान का हिस्सा हैं। ये सारी चीजें, जो पाप है और जो सफरिंग, जो हमारी पीड़ा है, ये सब ट्रस्ट करो गॉड पे, उसके ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बैकग्राउंड क्या है पैराडाइज लॉस्ट का, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था 1658 से 65 के बीच में और पब्लिश हुआ था 1667 में। ध्यान रखना, एपिक पोएम है। ब्लैंक वर्स में स्टार्टिंग में कितनी बुक आई थी? 10। ठीक है, और बाद में ये लिखा है 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था 1667 में। इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो दोबारा से 12 बुक के साथ 1674 में। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसके बारे में? फॉल ऑफ मैन के बारे में, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव के बारे में, एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, इन 3 चीजों के बारे में। सबसे पहला फॉल ऑफ मैन, ठीक है, दूसरा टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव। एडम एंड ईव को लालच दिया गया किसके द्वारा? सैटन के द्वारा, ठीक है, लूसीफर के द्वारा। इसके बाद उनको कैसे गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, इस बारे में ये है। हिज पर्पस इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसका जो पर्पस है वो गॉड के तरीके जो हैं वो इंसानों को जस्टिफाई करना है। सैटन जो है वो डिफाई करता है अपने क्रिएटर को और एक युद्ध छेड़ देता है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7th बुक है वो सबसे छोटी है, उसमें कितनी लाइन है? 640 लाइन है केवल। और 9th बुक जो है वो सबसे बड़ी है, उसमें कितनी लाइन्स है? 1189 या 1189 लाइन्स है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्या है पहली 26 लाइन्स का क्या है? ये सबसे पहले तो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिल्टन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सब्जेक्ट को, म्यूज को इन्वोक करते हैं जो म्यूजेज होते हैं, और अपने पर्पस को स्टेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? वो किससे इंस्पायर्ड है? होमर और वर्जिल के ट्रेडिशनल एपिक से। इसीलिए वो अपने इस एपिक में म्यूजिक को इन्वोक करते हैं, क्योंकि होमर और वर्जिल भी ऐसा किया करते थे। ठीक है, आगे अनलाइक क्लासिकल पोएट्स, मिल्टन ग्रीक म्यूजिक को नहीं इन्वोक करते हैं, वो उनको बोलते हैं हेवनली म्यूजिक, जो कि हॉली स्पिरिट्स हैं। ठीक है, जो कि वेल अलाइन होती हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ में। आगे देखते हैं। ही सेट आउट टू टेल द स्टोरी ऑफ बिब्लिकल फॉल ऑफ एडम एंड ईव एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमैनिटी। आई होप इतना क्लियर है। आगे देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया और थीम क्या है। तो वो थीम बहुत ही सिंपल है, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। जो इंसानों की पहली अवज्ञा थी अगेंस्ट गॉड, ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, एडम एंड ईव ने, और इस एक्ट के कारण क्या हुआ? हमने पैराडाइज खो दिया, जो हेवन था उसको खो दिया। संसार में किसकी एंट्री हुई? डेथ की और सफरिंग की। ठीक है, लोग मृत्यु आई और पीड़ा आई। इसके बाद एंड अ नीड फॉर रिडेम्पशन। अब जब ये इतनी सारी चीजें हुई तो रिडेम्पशन की भी आवश्यकता थी, जो कि बाद में किसके द्वारा किया गया? जीसस क्राइस्ट के द्वारा। ठीक है, मिल्टन्स पर्पस, उनका पर्पस क्या है? गॉड के जो वेज हैं उनको जस्टिफाई करना। ठीक है, उसके जो तरीके हैं, जैसे सैटन क्वेश्चन पूछ रहा था, सैटन ने क्या किया? वो कहता है कि गॉड के जो वेज हैं वो एकदम बेकार हैं, अकेला रूल कर रहा है,
ठीक है, हमें कुछ देता नहीं है, वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझ रहा है, हमें गुलाम समझ रहा है। तो ऐसा कई लोग भी देखते हैं, सैटर्न की तरह बहुत सारे लोग भी सोचते हैं ऐसा। तो मिल्टन का एम था कि गॉड जो भी कर रहा है, जो भी डेथ और सफरिंग इस वर्ल्ड में है, वो गॉड के ग्रेटर प्लान का पार्ट है, ठीक है, हमें उसको पेशेंस से बियर करना चाहिए, ठीक। तो ये जो है ये मिल्टन का पर्पस है। अब देखते हैं समरी क्या है 1 से 26 लाइंस की, वैसे तो ऊपर बता दी लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मिल्टन जो है वो थीम के साथ बिगिन करते हैं, डिसोबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव, जिसके कारण ह्यूमैनिटी का फॉल हुआ। उसके बाद वो हेवनली म्यूज को बुलाते हैं खुद को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं जैसे मोजेज जो थे वो प्रॉफिट थे, वो इंस्पायर हुए थे कहाँ पे, माउंटेन के नाम लिए सिनाई या हॉरेब, ये माउंटेन्स हैं। यहाँ पे जो मोजेस थे वो इंस्पायर हुए थे इन म्यूजेस से, क्या लिखने के लिए, बाइबल की शुरुआती किताबें लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही हम्बली सीक्स हेल्प टू सिंग ऑफ थिंग्स, फिर वो हेल्प, उन्हें मदद चाहिए इन म्यूजिक से इस पोयम को लिखने के लिए, ठीक है। इस तरह की पोयम ना तो कभी प्रोज में लिखी गई ना कभी राइम में लिखी गई। इस तरह का कंटेंट ना तो कभी प्रोज में लिखा गया और ना कभी राइम में लिखा गया। ये एक डिवाइन एपिक है बियॉन्ड मेयर क्लासिकल पोइट्री। वो कह रहे हैं अभी तक जितनी भी क्लासिकल पोयम्स या एपिक आए उन सबसे महान एपिक ये जो है वो है। ही इन्वोक्स द हॉली स्पिरिट्स को बुलाते हैं और उसको एक लाइन में वो सिम्बलाइज करते हैं डब की फॉर्म में। डब क्या होता है, वाइट सफेद कबूतर होता है। और इन हॉली स्पिरिट्स को वो क्यों बुलाते हैं, ताकि उसके माइंड को, उसके दिमाग को गाइडेंस मिले और उसके अंदर जो भी डार्क है, मतलब जो भी अंधेरा है, जो भी लो, मतलब जो भी इग्नोरेंस है, उससे उसे छुटकारा मिले और ये म्यूजिक उसे प्रेरणा दे इस एपिक को लिखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली ही प्रेज फॉर स्ट्रेंथ, अल्टीमेटली वो क्या करता है, प्रे करता है किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, ताकि वो गॉड का जो जस्टिस है उसको असर्ट कर पाए और एक्सप्लेन कर पाए कि इस संसार में वाई इविल एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड गवर्न्ड बाय अ गुड गॉड, कि इस संसार में इविल का मतलब बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है, और जो संसार एक इतने अच्छे गॉड के द्वारा चलाया जा रहा है फिर भी उसमें इविल जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या मिल्टन ये एपिक लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनका लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन, अब मजा आएगा आपको। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मैन के, ह्यूमंस के पहले डिसोबीडियंस की। पहली डिसोबीडियंस मतलब पहली अवज्ञा की, जो उन्होंने भगवान के आदेश की अवज्ञा की थी, और उसका फल इस पहली लाइन में यही निकल के आ रहा है कि उसका क्या परिणाम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। एक तो फ्रूट का मतलब ये है, और दूसरा फ्रूट का मतलब अगर आप अगली लाइन में कंटिन्यू करेंगे तो लिखा है एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। उन्होंने क्या किया था, उस फॉरबिडन ट्री का, ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट के दो मीनिंग है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन, ओके। जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पन, ठीक है। तो मैन का पहला डिसोबीडियंस जिसमें उन्होंने उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था, जिसका मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, उसका जो मॉर्टल टेस्ट था वो संसार में किसको लेके आया, डेथ को लेकर आया, एंड ऑल अवर वो, और हमारे सारे दुखों को लेकर आया। विथ लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, क्या हुआ, इसके साथ ही क्या हुआ, हमने हेवन को खो दिया, जो गार्डन ऑफ ईडन था उसको खो दिया, और तब तक खो दिया जब तक कि एक महान इंसान किसको कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को कहा गया है, ठीक है। जब तक वो नहीं आते और ह्यूमैनिटी को रिस्टोर नहीं करते एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और हम अपनी जो हमारी जो पोजीशन थी हम उसको रीगेन नहीं करते, ठीक है। तो तब तक हम उस हेवन से दूर रहेंगे। कब तक, जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, जो कि आ चुके हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी को रिस्टोर किया और हमें तरीके बताए कि हम दोबारा से कैसे हेवन में जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or Sinai they dashed inspire the shepherd who first taught the chosen seed। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पूरे आइडियाज जो हैं वो कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो हेवनली म्यूजिज को बुलाते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ग्रीक जो म्यूजिज होते हैं उनको नहीं, हेवनली म्यूजिज को, जो कि कौन है, हॉली स्पिरिट्स हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो हॉली स्पिरिट हैं उनको वो बुलाते हैं जिन्होंने ये दो माउंटेन्स हैं ओरेब और सिनाई, इन माउंटेन्स पे इंस्पायर किया था उस शेपर्ड को। शेपर्ड यहाँ पे किसको कहा गया है, मोजेज को, ठीक है। म्यूजिज और मोजेज अलग है, ये प्रॉफिट है, ठीक है।
तो इनको इंस्पायर किया था क्या लिखने के लिए, बाइबल की शुरुआती किताबें लिखने के लिए, जो कि क्या थे, चोजन सीड थे, मतलब चुने हुए वो चुनिंदा शख्स थे जिन्होंने बाइबल की शुरुआती किताबें लिखी थी। इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ वोज आउट ऑफ केओस, इफ सियॉन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलोज ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। ठीक है, तो प्रॉफिट मोजेस ने क्या बताया था कि शुरुआत में कैसे हेवन और अर्थ जो है वो क्रिएट किए गए थे उस केओटिक जगह से। स्टार्टिंग में क्या था, पूरा जो वर्ल्ड था वो कैसा था, केओटिक था, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है। ठीक है, पूरा संसार जो था वो कैसा था, केओटिक था, अराजकता थी। तो इस अराजकता से कैसे भगवान ने क्या बनाया, हेवन और अर्थ बनाया। ठीक है, तो ये किसने बताया, उस सेपर्ड ने बताया, हमें मोजिज ने बताया। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो म्यूजिज हैं, अब मोजिज की बात नहीं हो रही, म्यूजिज हैं, म्यूजिज कहाँ रहते हैं, सियोन हिल पे रहते हैं, इन पहाड़ियों पे रहते हैं, और वो डिलाइट होते हैं, डिलाइट मतलब खुश होते हैं, किससे, सिलियोज ब्रूक से। ये एक तरह की स्ट्रीम है, धारा है, ठीक है, जल की धारा है जो कि बहती है, कहाँ पे बहती है, फास्ट बाय द ओरिकल ऑफ गॉड। अब देखो ये ओरिकल कौन होता है, ओरिकल कोई प्लेस या फिर कोई प्रीस्ट होता है जिसके माध्यम से भगवान के शब्द जो हैं वो इंसानों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ओरिकल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड को कहा गया है। तो ये जो स्ट्रीम है वो किसके पास बहती है, उस टेम्पल ऑफ गॉड के पास में बहती है, और उससे जो सियोन हिल पे जो म्यूजिज बह रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो खुश होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, आई डेंस इनवोक दाई एड, एड का मतलब मदद, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में, इस एपिक को लिखने में, डेट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर अबव द ऑनियन माउंट वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज ऑफ वाइन। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, उसे मदद चाहिए किसकी, म्यूजिक की, इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में। और ये कोई छोटा मोटा कोई पोइट्री नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पोएम नहीं है। मिडिल फ्लाइट का मतलब है ये कोई ऑर्डिनरी पोएम नहीं है, इसको उड़ना है ऑनियन माउंट से भी ऊपर। अब यहाँ पे इस माउंटेन का जिक्र क्यों किया गया है, अब ये ऑनियन जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अपने आप देख लेना, मैं इसे ऑनियन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस माउंटेन से ऊपर इसको उड़ना है, किसको, इस सॉन्ग को। और इस ऑनियन माउंट पे कौन बहते थे, जो ग्रीक म्यूजिस्ट थे, ठीक है, जो ग्रीक म्यूजिस्ट थे वो इस पे बहते थे। इसीलिए मिल्टन ने कहा है कि ये जो मैं एपिक लिखने वाला हूँ इसको इस माउंटेन से भी ऊपर उड़ना है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज मैं लिखने वाला हूँ जिसको कभी भी ना तो प्रोज में लिखा गया और ना ही राइम में लिखा गया। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डॉस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। और वो कह रहा है कि जो ये स्पिरिट है, जो हॉली स्पिरिट है किसकी, म्यूजिक की, उनका जो हार्ट है, उनका जो हृदय है वो प्योर है, वो प्योर है सारे टेम्पल से, सारे टेम्पल से उनका हृदय जो है वो कैसा है, प्योर है। इसीलिए वो उन म्यूजिक से कहता है कि इंस्ट्रक्ट मी, ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्ट करो, फॉर दाउ नोएस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड। वो कह रहा है तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करो क्योंकि तुम वहां पे प्रेजेंट थे, जब क्रिएशन बनाई जा रही थी तुम वहां पे प्रेजेंट थे और तुम्हें सब कुछ पता है। तुम अपने माइटी विंग्स, बड़े से विंग मतलब अपने पंख फैलाए हुए, जैसे एक कबूतर होता है, वो सेटेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस। एबिस क्या होता है, अंधकार, जहां पे बिल्कुल ही निवासा हो, अंधकार हो। तो तुम अपने सफेद कबूतर की तरह बड़े से पंख फैलाए क्या कर रहे थे, उसको ब्रूड कर रहे थे उस जगह को। ब्रूडिंग क्या होती है, जैसे चिड़िया अपने अंडे सेती है उसके ऊपर बैठ के, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। तो तुम ऐसे ही उस जगह के ऊपर बैठे थे। एंड मैडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और उसके बाद क्या हुआ, क्रिएशन हुई, गॉड ने क्या किया, क्रिएशन बनाई। वॉट इन मी इज डार्क, और जो मेरे अंदर क्या है, डार्क मतलब जो मेरे अंदर अंधेरा है उसे इल्यूमाइन करो, उसे क्या करो, जागृत करो या उसे रोशन करो। वॉट इज लो वेज एंड सपोर्ट, जो भी मेरे अंदर इग्नोरेंस है उसे भगाओ और मुझे सपोर्ट करो। डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, और वो कह रहे हैं ताकि मैं जो मैंने सब्जेक्ट चुना है उसकी हाइट तक मैं लिख पाऊं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मैं एग्जांपल दूंगा एक मूवी से। अभी जल्दी में एक मूवी आई थी आदि पुरुष, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो उसका जो सब्जेक्ट था वो तो बहुत ही ग्रेट था, बहुत ही महान सब्जेक्ट उठाया था, लेकिन राइटर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन तक लिख नहीं पाया। जितना महान सब्जेक्ट था उतने अच्छे डायलॉग्स वो लिख नहीं पाया। तो मिल्टन वही कह रहे हैं कि जितना अच्छा सब्जेक्ट मैंने उठाया है उतना अच्छा मैं लिख भी पाऊँ, ठीक है, इतना मुझे सपोर्ट करो, मेरे अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करो। आई में असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब वो कह रहा है यहाँ पे इन दो लाइन्स में कि ताकि मैं बता पाऊँ भगवान का जो प्लान है, एटर्नल प्रोविडेंस है, मतलब जो उसका ग्रेटर प्लान है
जो ये सारी चीज़ें हुई हैं ये उसके एक ग्रेट प्लान का हिस्सा है, उसके महान प्लान का हिस्सा है। ठीक है, ये मैं बता पाऊँ किसको, ह्यूमैनिटी को, और जस्टिफाई कर पाऊँ जो भगवान के तरीके हैं किसको, इंसानों को। तो आई होप मैंने बहुत एनर्जी लगाई आपको समझाने में। ये 26 लाइन्स आई होप आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो फिर भी बता देना, मैं शॉर्ट्स बना के एक्सप्लेन कर दूंगा जो जो लाइन आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, आप अगर देखना चाहें इसके हर लाइन के मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉज करके आप जो है वो देख सकते हैं। 5-5, 4-4 लाइनों की मीनिंग इकट्ठे जो है वो लिखे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे माउंटेन्स और एक स्ट्रीम का रेफरेंस जो लिया गया था वो कहाँ से, ये बिब्लिकल रेफरेंस है, ये सब बाइबल से लिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज़ का रेफरेंस उठाते हैं कहीं से, चाहे वो हिस्ट्री बुक्स हो या फिर किसी भी जगह से उठा सकते हैं, किताब से उठा सकते हैं, मूवी से उठा सकते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ का रेफरेंस उठाते हैं तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एलूजन। ठीक है, एलूजन का मतलब ही होता है संकेत करना या रेफरेंस देना। ठीक है, तो एलूजन वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो इसमें यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, एलूजन। अगला देखो मेटाफर। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, और जो पहली चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को एग्जैक्टली क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। तो यहाँ पे नो मिडिल फ्लाइट एक लाइन में आया था जिसका मतलब था ऑर्डिनरी पोयम, ऑर्डिनरी पोयम। तो उन्होंने कहा मैं कोई साधारण कविता नहीं लिखने वाला हूँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था, नो मिडिल फ्लाइट। तो नो मिडिल फ्लाइट हम ऑर्डिनरी पोयम से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी जगह पे हमने ये वर्ड रख दिया। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, सिमिली। सिमिली मैंने आपको बताया था इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम चीज़ को कहते हैं कि वो उसके जैसी है। तो इसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो उसने जो म्यूजिज हैं उनको कैसा कहा है, डब लाइक का है। डब लाइक मतलब वो सफ़ेद कबूतर के जैसे हैं। म्यूजिज कैसे हैं, सफ़ेद कबूतर के जैसे हैं। तो म्यूजिज का कंपैरिजन किससे हो रहा है, डब से हो रहा है, सफ़ेद कबूतरों से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या कर देते हैं, पर्सोनीफाई कर देते हैं, मतलब उसको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। तो म्यूजिक तो हॉली स्पिरिट है, स्पिरिट कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, लेकिन हम उन नॉन लिविंग चीज़ों को हम कैसा कर रहे हैं, एक करेक्टर मान रहे हैं पूरा, उसे हमने पर्सोनीफाई कर दिया है। वो मिल्टन जो है वो म्यूजिक से कह रहे हैं मुझे ये दो मुझे प्रेवड़ा दो, तो ऐसी तो कोई लिविंग थिंग ही कर सकता है ना। तो वो उन म्यूजिक से जब ये सारी चीज़ें करने को कह रहे हैं तो वो उसे एज अ करेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हेवनली म्यूजिक के लिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं इंजैममेंट। ये क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, जब लाइंस फ्लो स्मूथली इनटू ईच अदर, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो स्मूथली फ्लो, मतलब इसके आइडियाज जो हैं वो बिना पहुंच के इसमें पहुंच जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे हम ऊपर चलते हैं, लिखा है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। देखो फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन ट्री का फल, बिना पहुंच किए हुए इसमें पहुंच गया। आगे देखो, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू वन लाइन, ये पूरी एक लाइन है, जिसका मॉर्टल टेस्ट जो है वो संसार में क्या लाया, मृत्यु लाया। ठीक है, इसके बाद देखो, टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, ये पूरी एक लाइन है, मतलब आइडिया जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना रुके जाए, यहाँ पे बिना कॉमा बिना पहुंच के। तो वो वहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, इंजैममेंट। तो वही लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला है ब्लैंक वर्स। ये पूरी पोयम जो है वो अनवाइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। आई होप आपको ध्यान रहेगा। अगली जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, इसमें किसको इन्वोक किया गया है, म्यूजिक को, और कौन से म्यूजिक, क्रिश्चियन म्यूजिक को इन्वोक किया गया है। तो ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज करी गई हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम क्या करने वाले, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है वो मिल्टन की लाइफ और इनकी जो पोएटिक वर्क्स हैं उन पे होने वाले हैं, और अराउंड 150 एमसीक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।